मंदिर भगवान का घर है। भक्त मानते हैं वहां कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ये भरोसा कैसे बनता है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। आपको लखनऊ के एक धार्मिक संस्थान की कहानी सुनाता हूं। तब आपको विश्वास हो जाएगा कि मंदिर जमीन पर भगवान के गुडविल एम्बेसडर है। चलिए साथ में देखते हैं। मुफ्त में इलाज हो जाता है और ऑपरेशन भी हो जाता है। पूरी मदद मिलती है, जो चाहते हैं उस दवाई मिलती है। अरे फ्री इलाज होता है भाई, गरीबों के लिए अच्छा है। अस्पताल के भीतर जीता जागता रोगी नारायण को भी सेवा करते हैं। ये लखनऊ का रामकृष्ण मठ है। मठ के प्रमुख स्वामी मुक्तिनाथानंद हारमोनियम बजाते हुए भजन गा रहे हैं। भगवान के घर में भक्तों की भीड़ लगी है। अब ये दूसरी तस्वीर सेवा की है। लखनऊ शहर के पास बसा है अटरिया गांव। यहां रामकृष्ण मिशन की तरफ से हेल्थ कैंप लगाया गया है। यहां मरीजों के इलाज से लेकर दवाइयां तक सब कुछ फ्री है। और यहां भी मरीजों की भीड़ लगी है। एक तरफ मंदिर में पूजा अर्चना तो दूसरी तरफ हेल्थ कैंप में मरीजों की सेवा। भक्ति और सेवा का यह अनोखा संगम धर्म का वो चेहरा है जिस पर गौर नहीं किया जाता। रामकृष्ण मिशन लखनऊ है। ये 1925 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, लगभग 100 साल हो रहा है। एक ओर से मंदिर में हम लोग ईश्वर को पूजा करते हैं, दूसरे ओर से हमारा अस्पताल के भीतर जीता जागता रोगी नारायण को भी सेवा करते हैं। लेकिन हमारे सबसे महत्वपूर्ण सेवा है ग्रामीण सेवा। शहर में अनेक संसाधन है, लेकिन लखनऊ के नज़दीक में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर आगे जो स्वास्थ्य सेवा ना के बराबर है। इस हेल्थ कैंप में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा सब उम्र के मरीजों की जांच की जा रही है। बेहतर इलाज और वो भी मुफ्त, बहुत बड़ा सहारा है। प्राइवेट में यहाँ कम से कम 250-300 रुपया ले साहब, और हम 200 रुपया कमा पर 250-300 लाइफ साहब का तो मदद यहाँ बहुत मिलती साहब। नए सब्जी है, दाल के पैसे बच जाते साहब। प्राइवेट का तो काम पैसा लगता है, 10,000 रुपये लगती। तो सरकारी है रहा तो पैसा बचत हमारी है, तो किराया तो लागत खाली है। आगे दिखाने आए थे। ऑपरेशन हुआ है? ऑपरेशन हो चुका है। कितना फायदा मिला? 7 तारीख में ऑपरेशन हुआ था। हाँ, फायदा है आपको? फायदा है, कुछ कमी है, इसी कारण आए। डॉक्टर तो अच्छे से देखते हैं, दवाई देते हैं तो फायदा भी हो जाता है। तो पहले सही थे, फिर अब दोबारा निकले तो दोबारा लेने आए। हफ्ते के हर बुधवार और शनिवार को 2 दिन इस अटरिया गांव में हेल्थ कैंप लगता है और एक दिन में लगभग 1200 से 1500 तक मरीज यहां इलाज के लिए आते हैं। कभी कभी मरीजों का आंकड़ा 2000 तक पहुंच जाता है। यहाँ पे सब तरीके के मरीज आते हैं। कैट के भी आते हैं, शुगर के भी आते हैं, जनरल मेडिसिन के भी आते हैं, छोटे बच्चे भी आते हैं, क्लेफ्ट वाले वो लोग भी आते हैं। और यहाँ पे हम लोग जनरली उन पेशेंट को देते हैं जहाँ पे मेडिसिन या डॉक्टर लोग पहुँच नहीं पाते हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है वो लखनऊ जाके अपना इलाज करा पाएँ। अब यहाँ से लखनऊ जाएगा 200 रुपये उसका किराया लगेगा, 200 आने का 200 जाने का 400 रुपये। अब 500 रुपये उसके खाने को नहीं हो, कहाँ से 500 देगा वो। शहर से दूर गांव में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव को दूर करने में रामकृष्ण मिशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जिन मरीजों का इलाज हेल्थ कैंप में नहीं हो पाता, मिशन उन्हें अपने खर्च पर दूसरे अस्पताल में रेफर करता है। हफ्ते में प्रतिदिन एक गांव में जाते हैं एवं वहां पर रोगियों का निःशुल्क सेवा करते हैं। जो सेवा वहां पर संभव नहीं होता है
वो हम इधर में ही उसको बुलाते हैं और यहाँ पर भी निःशुल्क सेवा चिकित्सा होता रहता है। तो ये हमारा भगवान का एक पूजा रूप से हम लोग करते हैं। डॉक्टर ए.के. गुप्ता कई सालों से रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़े हैं। जरूरतमंदों की सहायता का सेवा भाव आज उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका है। हम लोग का कोई टारगेट नहीं होता, बस ये है कि आना है, जो नीड है उनकी हेल्प करनी है, हो सके जो ऊपर वाले ने हमको इस लायक बनाया है कि हम उनको कुछ दे सकें। वी हैड ग्रेटिट्यूड फॉर देम, तो उन्होंने हमको एक अवसर दिया है कि हाँ उनकी हमको हेल्प कर सकें। मेन हमारी है कि उन्होंने हमको ऐसा बनाया कि हम उनको कुछ दे सकें। ये ऊपर वाले का शुक्रिया हम लोग अदा करते हैं कि हमको इस कंडीशन में बैठा है कि हम आज उनको देने लायक कुछ हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा हेल्प हो पाए, नीडी हो पाए। कई ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद बीमारियों से बचाने में कर रही हैं। इलाज में होने वाले भारी भरकम खर्च का खुद जिम्मा उठा रही हैं। उन्हीं में से एक है लखनऊ का रामकृष्ण मिशन। और ऐसी ही धार्मिक संस्थाएं और उनसे जुड़े लोग होते हैं भगवान के गुडविल एम्बेसडर। शिल्पी सेन, लखनऊ, गुड न्यूज टुडे। बुजुर्ग माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने की जिम्मेदारी उनके बच्चे निभाते हैं, लेकिन अब रेलगाड़ी भी ये काम करेगी। सरकार ने हाल में देवदर्शन नाम की एक ट्रेन शुरू की। ये ट्रेन 4 धाम की यात्रा करवाती है, उत्तर से दक्षिण जाती है। 15 रात 16 दिन में 8,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तीर्थ कराने वाली कमाल की ट्रेन की कहानी आइए साथ में देखते हैं। कोविड की दूसरी लहर के बाद देश में पहली डीलक्स ट्रेन शुरू हो चुकी है। इस वक्त आप देख रहे हैं देवदर्शन एक्सप्रेस जो रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसमें सभी तरह की 5 स्टार फैसिलिटीज मौजूद है। ये ट्रेन आपको तमाम तरह के दार्शनिक स्थलों का दर्शन करवाएगी और 16 दिन के बाद आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन लाकर दोबारा से छोड़ देगी। तो आइए देखते हैं कि इस ट्रेन में क्या कुछ खास है। सोलह दिनों में 4 धाम यात्रा, 8,500 किलोमीटर का सफर, स्पेशल डीलक्स टूरिज्म ट्रेन, 5 सितारा होटल वाली व्यवस्था। अविस्मरणीय यात्रा होने जा रही है क्योंकि जो इनका पैकेज है ना उसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। रहना खाना, आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हम बहुत एक्साइटेड हैं और पूरी फैसिलिटी मिलेंगी जैसा इन्होंने क्लेम किया है। आगे तो अब देखिए कैसे क्या होता है, लेकिन पूरे एक्साइटेड है। मॉडर्न LHB रेक पे हैं। इसमें 4 फर्स्ट AC और 2 सेकेंड AC के कोचेस हैं। इसमें 2 रेस्टोरेंट्स भी हैं जिसमें 64 गेस्ट की कैपेसिटी है एक रेस्टोरेंट की। एक मॉडर्न किचन भी है जिसमें आपको फ्रेश खाना बना के और कुक्स होके सर्व होता है आपको इसमें। IRCTC ने डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देवदर्शन स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है। जो है देवदर्शन एक्सप्रेस के फर्स्ट AC कोच में, जहां पर आपको पूरी तरह से 5 स्टार लग्जरी होटल वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पर कुछ लोग इस तरफ फर्स्ट AC में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा उन्हें लग रहा है। आप कहाँ से हैं बताइए? मैं चंडीगढ़ से हूँ। और आपको देवदर्शन एक्सप्रेस में अब बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, काशी, पुरी, रामेश्वरम, द्वारका समेत कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाएगी। पैसेंजर्स के कन्वीनियंट को देखते हुए टूरिस्ट ट्रेन में मॉडिफाई करके डिज़ाइन करके बनाया गया है और इसको हम लोग अलग अलग पिलग्रिमेज सर्किट पे चलाते हैं। यही ट्रेन बुद्धिस्ट सर्किट पे भी चलती है और इसके अलावा अभी ये ट्रेन देवदर्शन यात्रा के नाम से जा रही है। देवदर्शन एक्सप्रेस का सेकंड AC कोच है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 बर्थ की फैसिलिटी अवेलेबल है और इसके अलावा इसके जस्ट अपोजिट में हम देखें तो 2 सीटिंग बर्थ्स लगाई गई हैं जहां पर आप आराम से बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। किताबों के लिए यहाँ पर अलग से लाइब्रेरी का अरेंजमेंट किया गया है। यहाँ पर एक अलमीरा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें कई सारी किताबें रखी गई हैं। आप यदि बोर हो रहे हैं तो आप किसी भी वक्त आकर यहाँ पर किताब उठाकर उस सीटिंग एरिया में किताबें पढ़
कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बड़े ही आराम से यदि आप फुट मसाज लेना चाहें तो इस चेयर पर बैठकर आप फुट मसाज बड़े आराम से ले सकते हैं। ये देवदर्शन एक्सप्रेस का डीलक्स डाइनिंग हॉल है जहाँ पर आप किसी भी वक्त आकर खाना खा सकते हैं। और इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर लोगों का टी टाइम है, इसलिए यहाँ पर लोगों को टी और ब्रेकफास्ट सर्व किया जा रहा है। इस ट्रेन का सबसे खास और स्पेशल हिस्सा है इसका डीलक्स होटल। देवदर्शन स्पेशल ट्रेन में सफर के लिए प्रति व्यक्ति 78,585 रुपए किराया है। मोहित शर्मा, IRCTC की तरफ से आप सभी यात्रियों को डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन पे स्वागत करता हूं। अभी हम हमारा सफर दिल्ली सफदरजंग से हरिद्वार के लिए शुरू कर चुके हैं। अभी सभी यात्रियों से अनुरोध है कि हमें डिनर के लिए रेस्टोरेंट कार्स में ज्वाइन करें। सभी यात्री हमें डिनर के लिए रेस्टोरेंट कार्स में ज्वाइन करें। थैंक यू। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी अभी आए हैं, देख के खुश हो गया। ये बहुत कूल है। सारे सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छा से किया है। तो आपने देखा कि कितने आरामदायक तरीके से हमने नई दिल्ली से गाजियाबाद तक का सफर इस देवदर्शन एक्सप्रेस में तय किया। और इसमें सभी तरह की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मौजूद हैं, चाहे वो आप स्पा की बात कर लीजिए, आप 5 स्टार रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए, होटल की बात कर लीजिए, या फिर इसके डीलक्स लग्जरी रूम की बात कर लीजिए। उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरह के कई इनिशिएटिव्स IRCTC और सरकार द्वारा लिए जाएंगे ताकि लोगों को नई जगह और एक्सप्लोर करने का मौका मिले। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। अब आपको चंडीगढ़ की रेड आर्मी के बारे में बताता हूं। ये कहानी देखने के बाद हम और आप एक संकल्प लें, इससे बहुत से लोगों की जान बचेगी। देश की सीमा पर जिस तरह से सेना लगातार अपना काम करती है, उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेड आर्मी भी लगातार आम लोगों की मदद करती है। आइए मिलाते हैं आपको चंडीगढ़ की उस रेड आर्मी से जिन्होंने वैश्विक महामारी के दौरान भी आम लोगों की रक्षा की और उन्हें उस समय खून मुहैया करवाया जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। लाल रंग के टेंट के अंदर जिन्हें आप बीचों बीच बैठे देख रहे हैं, ये हैं राकेश सांगर, रेड आर्मी के मुखिया। सांगर 1995 से ब्लड डोनेशन की मुहिम से जुड़े हैं। एक छोटे से वाकये ने उन्हें इस रूप में समाज सेवा करने के लिए प्रेरित किया। मेरी नौकरी PGI में रही। नौकरी के दौरान मेरे को कोई एक ज़रूरतमंद पेशेंट के वाइफ रोते हुए मिले थे ब्लड ना मिलने की वजह से। उस टाइम मेरे को लगा कि ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने हो सकता है उनके लिए, उनके हस्बैंड की सर्जरी के लिए ब्लड डोनेट किया था। तो उसके बाद मेरे को फील हुआ भी ऐसे पता नहीं कितने ही लोग होंगे जो ब्लड की वजह से जिनकी ट्रीटमेंट डिले हो रहे हैं। तो मैंने उस टाइम अपने जो हमारा दोस्तों का एक सर्कल था उनमें सबसे इस बारे में बातचीत की कि हमें भी इस मुहिम पे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो हमने 1995 में पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया और उससे 50 डोनेशन हुई। पर हमारे को ये लगा कि हमने बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया और उस टाइम ब्लड की ज़रूरत भी कुछ कमी हुआ करती थी। और ज्यों-ज्यों ब्लड की ज़रूरत बढ़ती गई, हमारी हमने NGO बनाई, श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट। किसी बैनर के नीचे काम करने में हमें सबको मोटिवेशन होती थी कि हमारी संस्था की तरफ से ऐसा काम किया गया। तो हमने ये कैंप्स का सिलसिला शुरू किया। हमारे ज्यों-ज्यों ज़रूरत बढ़ती गई, हमारे नंबर ऑफ़ कैंप्स भी बढ़ते गए, नंबर ऑफ़ डोनेशंस भी बढ़ती गई, हमारे साथ और भी लोग जुड़ते गए। और हम भी 24 घंटे कोई भी हमें ज़रूरतमंद ब्लड के लिए या ब्लड कंपोनेंट्स के लिए फ़ोन करे तो हम हमेशा तैयार रहते थे। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मेंबर्स हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं। हर साल हमारा टारगेट है कि ट्राई सिटी के ब्लड बैंक्स को मिनिमम 10,000 यूनिट ब्लड के हमने कलेक्ट करके पहुंचवाने हैं। और इस साल हम लोग 11,000 से ज़्यादा यूनिट्स ट्राई सिटी के ब्लड बैंक्स को दे चुके हैं।
हमारे शरीर के वजन में खून की हिस्सेदारी केवल 7% होती है, लेकिन देश में जिंदगी बचाने के लिए हर 2 सेकंड में किसी न किसी के लिए ब्लड की मांग होती है। भारत में हर साल करीब 4 करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है। इनमें से केवल 40 लाख यूनिट ही उपलब्ध हो पाती है। देश की ब्लड और उससे जुड़ी प्लेटलेट्स वगैरह की जरूरत को पूरा करने के लिए हर रोज 38,000 ब्लड डोनेशंस की जरूरत है और हर साल कुल 3 करोड़ ब्लड डोनेशन ही लोगों को चढ़ाया जाता है। अस्पतालों की ओर से सबसे ज्यादा ओ ग्रुप के ब्लड की मांग होती है। इन्होंने हमारी हेल्प करी है कैंप लगा के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन हो। ब्लड से हम सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स, तो प्लेटलेट्स यूज़ हो जाते हैं डेंगू पेशेंट्स के लिए, क्योंकि प्लेटलेट काउंट डाउन जाता है उसमें। सो इट्स वेरी गुड एंड नाइस। ब्लड की ज़रूरत होती है तो वी हैव टू ट्रांसफ्यूज़ इट, एंड इफ़ इट्स देयर इज़ स्कैरसिटी होती है ब्लड की तो प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन कैंप रखे जाते हैं ताकि हमें कम से कम इस मुसीबत से सामना करना पड़े। रेड आर्मी जैसे संगठन जरूरत और उपलब्ध खून के बीच अंतर को दूर करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये जागरूकता भी फैलाते हैं और साथ ही मुश्किल वक्त में बिना वक्त गंवाए रक्तदान के लिए लोगों को अस्पताल पहुंचाते हैं। स्टार्टिंग में सांगर साहब से मुलाकात हुई थी, जब से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं। इनके कैंप में कम से कम 8 से 10 बार मैं दे चुका हूँ मैं। इनका मैं रेगुलर हूँ, जब भी लगता है मैं 3 महीने के बाद कोशिश रहती है मैं दूँ यहाँ पे ब्लड डोनेट, ताकि लोगों की सहायता हो सके। मेरा फर्स्ट टाइम एक्चुअली ये ब्लड डोनेशन कैंप, आज से मैंने पहले किया नहीं है। मैं देखा, मैं चाहता था कब से करना, कभी हीमोग्लोबिन मेरा हो नहीं पाता था कंप्लीट, तो आज मौका मिला है मुझे आज फर्स्ट टाइम करने का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। पीजीआई चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ रोजाना 400 से 500 यूनिट खून की जरूरत पड़ती है। पीजीआई की माने तो अस्पताल में ब्लड यूनिट्स की आपूर्ति को कई सामाजिक धार्मिक संस्थाएं पूरा कर रही हैं। मानवता की सेवा में सामाजिक संस्थाओं का ऐसा सहयोग समाज के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। ये एनजीओ जैसे मैंने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी, जैसे राधा स्वामी सत्संग है, निरंकारी मिशन है, शिव कावड़ महासंघ है जो आपने राकेश सांगर जी का नाम लिया। बेसिकली इनसे जो लोग जुड़े हैं वो कमिटेड हैं और वो काफ़ी बार ब्लड डोनेट भी कर चुके हैं और वो दूसरों को अवेयर भी करते हैं इस बारे में। दे गो एंड रिक्वेस्ट पीपल टू कम फॉरवर्ड फॉर ब्लड डोनेशन। आई थिंक दिस इज अ व्हाट यू कैन से अ ग्रेट जॉब in the service of humanity they are doing. Yeah. वैश्विक महामारी के दौरान जब अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया तो ये रेड आर्मी ने उस घड़ी में भी लगातार आम लोगों की मदद की। ये अनसंग हीरोज लगातार उस घड़ी में भी मदद करते रहे और मानवता को जिंदा रखते गए। कैमरा पर्सन दिलीप साहू के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश के एक पुलिस वाले हैं। वैसे तो उनका काम अपराधियों को पकड़ना है, लेकिन वो कम उम्र के उन बच्चों को पकड़ते हैं, उन्हें फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, अपना पैसा लगाकर फुटबॉलर बना रहे हैं। कैसे और क्यों, आइए मिलकर जानते हैं। ये हैं हरदोई में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इमरान खान। ये इन बच्चों को फुटबॉल का गुर सिखा रहे हैं। इमरान पुलिस टीम की ओर से फुटबॉल खेला करते थे। घुटने में इंजरी होने की वजह से इन्हें टीम से बाहर होना पड़ा, लेकिन फुटबॉल से प्यार बना रहा। पुलिस में आने से पहले मैं लखनऊ में फुटबॉल खेलता था और मैं जब पुलिस में भर्ती हो गया तो मैं पुलिस टीम से खेलता रहा। खेलने के बाद मैं वहाँ टीम में, जब टीम में लखनऊ जोन टीम गई थी बरेली में, मेरे घुटने में इंजरी हो गई थी, जिससे मैं टीम से बाहर हो गया। उसके बाद सही होने के बाद मैं धीरे धीरे हरदोई में अपना खेलता गया। खेलते खेलते गए मैं 5 लड़के खेलते। उसके बाद हरदोई के कुछ लड़के मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि सर मेरे पास खेलने की सुविधा नहीं है और कोच भी नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा मेरे साथ आ जाओ, मैं खेलता हूँ आपके साथ। तो मैंने उन बच्चों को 5 बच्चों को खेलना शुरू किया, जो खेलते खेलते आज मेरे पास 70 बच्चे हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनके पास खेल का कोई सुविधा नहीं है, कोई सामान नहीं था। इन बच्चों को मैंने फुटबॉल, जूते, मोजे, कपड़े या बाहर जाने की जो भी खर्चे होते हैं इन बच्चों को मैं स्वयं देता हूँ। किसी से कोई डोनेशन नहीं लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक इन बच्चों को जो सुविधा हो सके मैं दे सकूँ, जिससे बच्चे हरदोई का नाम रोशन कर सकें। इमरान हरदोई में एक फुटबॉल क्लब चला रहे हैं। इनके क्लब में 70 बच्चे हैं जिन्हें इमरान ट्रेन कर रहे हैं।
इमरान के इस काम में उनके परिवार के लोगों का भी बहुत सपोर्ट है। परिवार के लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं इस काम को करने के सक्षम हूँ तो जिन बच्चों के कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक स्पोर्टमैन थे और बहुत अच्छे कबड्डी खिलाड़ी थे। मेरे इस समय बच्चे लगभग 28 बच्चे स्टेट खिलाड़ी हैं, 14 बच्चे नेशनल के हैं, जिसमें 3 बार विनर रह चुके हैं, राजस्थान, भोपाल और उत्तर प्रदेश से। इमरान की देखरेख में जिन बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग मिल रही है, उन्हें इमरान पर बहुत गर्व है। इमरान उनके खेल को बेहतर बनाने में हर एक चीज का ख्याल रखते हैं। मैं यहाँ पे 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 5 साल में हमारे साथ में 17 से 18 लोग नेशनल प्लेयर हैं। मोहम्मद इमरान खान जो कि हमारे कोच हैं, यहाँ पे लगभग डेली हम लोग को 5 बजे सिखाने आते हैं। अपना ड्यूटी से टाइम निकाल कर हम लोग को सिखाते हैं। जो भी सुविधाएं होती हैं वो अपने खर्चे से ही पूरा करते हैं, मतलब कि जितना भी खर्चा होता है ऑल टोटल वही करते हैं। तो उनकी वजह से हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत खेल पा रहे हैं। इमरान का सपना है कि उनके बच्चे एक दिन देश के लिए फुटबॉल खेलें, देश और हरदोई का नाम रोशन करें। मेरा यही सपना है कि हरदोई के बच्चे यहाँ से निकलकर और इंडिया टीम में खेल सके, जिससे हरदोई और उत्तर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। मेरी एक यही कोशिश रहती है हमेशा। कुछ बच्चे हमारे अभी ट्रायल देने गए, आई लीग दिल्ली के लिए गए हैं, जो अभी जल्दी आपके सामने आएंगे, वो आई लीग ट्रायल देने के लिए। इमरान फुटबॉल की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। उन्हें यकीन है कि एक दिन उनकी अधूरी इच्छा ये बच्चे पूरी करके दिखाएंगे। इमरान के जुनून को इसी बात से समझा जा सकता है कि वो अपनी सैलरी का आधा हिस्सा इन बच्चों पर बिना स्वार्थ के खर्च कर देते हैं, ताकि फुटबॉल के क्षेत्र में उनकी भूमिका बनी रहे। प्रशांत पाठक, हरदोई, गुड न्यूज टुडे। इतनी विविधता और रंगों से सजा कोई दूसरा देश शायद ही इस दुनिया में हो। भारत के ऐसे रंग आपको दिखाता रहूंगा, और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी हो जो देश को प्रेरित कर सके तो हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचे। ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। देश की सोच में अच्छे बदलाव हो रहे हैं। सोच का यही बदलाव बेटियों को लेकर भी दिखाई दे रहा है। पानीपत के बाबैल गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है, यहाँ एक गरीब किसान की बेटी अफसर बन गई है। लेकिन खुशियाँ सिर्फ घर वाले या परिवार वाले नहीं मना रहे, पूरा गांव जश्न मना रहा है, अफसर बिटिया का सम्मान कर रहा है। आप सभी को वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को वंदन है, हाथ में रोली चंदन है, आपका अभिनंदन है। पानीपत का बबैल गांव खुशियों से झूम रहा है। अपनी बेटी की कामयाबी पर जश्न मना रहा है। 5,000 रुपए महीना की नौकरी करने वाली ऋतु राठी अब जिला बाल कल्याण अधिकारी बन गई है। ऋतु की सफलता में पूरा गांव अपनी कामयाबी देख रहा है। तो चाहते हैं हर साल ऐसा प्रोग्राम हो लड़कियों के लिए, और आपके साथ पूरा गांव खड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल, सारा गांव के साथ मिलजुल कर हमने ये बेटियों का मान सम्मान का जश्न हमारे रखा है। पूरा गांव साथ था, छत्तीसगढ़ ने साथ दिया। गांव की बेटी अफसर बन गई है और अब गरीब बच्चों के विकास में योगदान देगी। ऋतु का मानना है कि इस कार्यक्रम के जरिए इनके गांव ने समाज के सामने मिसाल कायम की है। बेटियों को सम्मान देकर बबैल गांव ने जता दिया है कि उसकी बेटियां किसी से कम नहीं और आगे भी बेटियां इलाके का नाम रोशन करती रहेंगी। ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। ये सम्मान समारोह देख के सभी माता पिता के मन में एक बात तो जरूर गई होगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं है। जैसे मेरे गांव के बुजुर्गों ने, भाइयों ने एक टाइटल दिया हुआ है आज के सम्मान समारोह का कि बेटियां बेटों से कम नहीं है, अगर उनको मौका दिया जाए तो यकीनन ऋतु की कामयाबी पर गांव के लोगों ने जिस जोश के साथ जश्न मनाया, वो गांव देहात की दूसरी बच्चियों को भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेंगे। उनकी कामयाबी की उड़ान का आधार बनेंगे। लिहाजा ये जश्न नए भारत के उस समाज का आईना है जो बेटियों को लाड़ प्यार से पालता है और उनकी कामयाबी पर खुशी से झूमता है। कमलप्रीत सब्रवाल, पानीपत, गुड न्यूज टुडे।
देश तरक्की कर रहा है तो दिल्ली की मेट्रो भी पहले से ज्यादा हाईटेक हो रही है। दिल्ली में पिंक लाइन मेट्रो रूट आज से ड्राइवरलेस हो गया। पिंक लाइन की लंबाई 58 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके ड्राइवरलेस होने के बाद दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क करीब 95 किलोमीटर तक ड्राइवरलेस हो गया है। दिल्ली मेट्रो के तमाम कीर्तिमानों में आज एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। जैसे ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और दिल्ली के परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाई, दिल्ली मेट्रो की सबसे बड़ी पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो ने रफ्तार पकड़ ली। ड्राइवरलेस किए जाने के बाद अब पिंक लाइन पर ट्रेनों का संचालन ऑटोमेटिक तरीके से होगा और इनका नियंत्रण मेट्रो के ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर के पास होगा। हालांकि अभी इन ट्रेनों में ट्रेन ऑपरेटर्स या अटेंडेंट्स मौजूद रहेंगे। जिस तेजी से हमारे यहाँ इस टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, दिसंबर 2020 में हमने पहली मैजेंटा लाइन की पे इस टेक्नोलॉजी और इस ड्राइवरलेस फुली ऑटोमेटेड सिस्टम की शुरुआत की। इन लेस देन 1 ईयर 11 महीने हुए हैं एंड वी हैव एडेड 59 किलोमीटर्स टू दैट। जिस पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हुई है वो मजलिस पार्क से शिव विहार के रूट पर चलती है। इसकी लंबाई 58 किलोमीटर से ज्यादा है। पिंक लाइन के ड्राइवरलेस होने के बाद दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो का नेटवर्क करीब 95 किलोमीटर लंबा हो गया है। दिल्ली मेट्रो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेट्रो में से एक है। दिल्ली मेट्रो का निर्माण और उसकी रफ्तार खुद में एक केस स्टडी है। ऐसे में ड्राइवरलेस मेट्रो का ये सफर कई मायनों में बहुत खास है। मसलन पिंक रूट पर मेट्रो के ड्राइवरलेस होने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ट्रेन के सफर में किसी रुकावट का पता जल्द ही चल जाएगा। समय रहते गड़बड़ी दूर की जा सकेगी। इससे ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ेगी और मुसाफिरों का समय भी बचेगा। लोगों को सफर पहले के मुकाबले आसान लगेगा। साथ ही साथ उन ट्रेनों में बिजली की खपत भी कम होगी। ड्राइवरलेस मेट्रो को रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकेगा। ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा क्योंकि 50 मीटर दूर ट्रैक पर कोई भी चीज होगी तो मेट्रो अपने आप ब्रेक लगा लेगी। ड्राइवरलेस मेट्रो का ये सफर दिल्ली के लिए पहला नहीं है। दिसंबर 2020 में मैजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर के मेट्रो शुरू हुई थी। अब फेज 4 और 2 नए मेट्रो कॉरिडोर्स की बारी है जिन पर आने वाले वक्त में ड्राइवर के बिना मेट्रो ट्रेनें चलाने की तैयारी है। दिल्ली से कुमार